चलिए, जो नई टॉपिक्स की सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ, हम इसमें बात करेंगे गरीबी पर, उसके मेजरमेंट्स पर और उसके कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर कि आखिर कौन है गरीब, कौन नहीं है गरीब, क्या परिभाषा है गरीब की, और भारत में गरीब होना कितना मुश्किल है आपको समझ आएगा। कम से कम सरकारी आंकड़ों में गरीब होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात हम करेंगे कि गरीबी के मेजरमेंट्स किस तरीके से लिए जाते हैं, रिलेटिव पावर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पावर्टी क्या है, लेटेस्ट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का क्या कंसेप्ट है। एक एक करके हम इन सभी मुद्दों पर बहुत तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले जिस पर हम आज से बात शुरू करेंगे, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा कि गरीबी की परिभाषा इन जनरल, इन तीनों प्रकार को हम हटा दें तो इन जनरल गरीबी की परिभाषा क्या होती है। तो विल टॉक वन बाय वन। नाउ पॉइंट इज दैट कि हमसे कोई बोल सकता है कि इस व्यक्ति को आप गरीब कह लो क्योंकि इसके पास खाने को नहीं है। कोई हमसे बोल सकता है कि यार नहीं नहीं, खाने को तो है लेकिन इसके पास घर नहीं है रहने को, तो आप इसको गरीब कह लो। कोई बोल सकता है नहीं यार, उचित मात्रा में कपड़े ही मौजूद नहीं है, तो आप इसको गरीब कह लो। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इसी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है पूरी, तो हम बोलेंगे कि यार ये व्यक्ति गरीब है। क्योंकि जो अच्छा जीवन जीने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता है, वही नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि ये गरीब है। लेकिन फिर बात ऐसी है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मूलभूत वस्तुएं हैं ये तो इसके पास हों, लेकिन ऐसी संभावना है कि भविष्य में ना रहे। मतलब आज इसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, लेकिन भविष्य में बिल्कुल ऐसी संभावना है कि ये कई खतरों और अभावों से जूझता रहे। जैसे आज एक अगर हमारे आसपास सोसाइटी के आप सिक्योरिटी गार्ड्स को देखेंगे तो इनकी बेसिक मूलभूत ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान की पूरी हो रही हैं, लेकिन कल को अगर वो बीमार हो गए तो फिर परिवार में कमाएगा कौन? उनका एम्प्लॉयर तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बिना घंटे पूरा करे, बिना नौकरी पे आए, सुबह से शाम बिना मेन गेट पर खड़े रहे उन्हें तनख्वाह प्रोवाइड कर देगा। कोई नहीं करता ऐसा दुनिया में। उसकी नौकरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हो सकता है उसकी आज तो मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हों, लेकिन कल को अगर परिवार में कोई बीमार हो जाए तो बड़ा खर्चा आ जाएगा सर पर। तीसरी बात कि हो सकता है कि मूलभूत सुविधाएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन घर कच्चा बना हो, कि वो एक स्ट्रॉ हेज और कच्ची फ्लोरिंग पर रहता हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग, कास्ट ग्रुपिंग को बिलोंग करता हो, जिस कारण से उसके पास दूसरे रोजगार तलाशने के मौके बहुत कम हो सकता है परिवार में कोई साक्षर ही ना हो सकता है उसके पास कोई एसेट ही ना हो। मतलब क्या, मूलभूत सुविधाएं होने के बावजूद वो कई अभावों और कई खतरों से जूझ सकता है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे यार इसमें भी कुछ गरीबी का तो पहलू है। हाँ, एक जो हमने परिभाषित करी है बरसों से गरीबी, रोटी, कपड़ा, मकान वाली, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाली, वो गुण भले ही इसमें ना हो, लेकिन ये कई पैमानों पर अभावग्रस्त और खतरों को झेल रहा है। ऐसी गरीबी जो कई पैमानों पर मेजर करी जाए, सिर्फ एक आमदनी या खर्चे के पैमाने पर नहीं, बल्कि ऐसी गरीबी जो कई पैमानों पर मेजर करी जाए, उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये जो डिस्कशन होने वाला है इसमें हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करेंगे, इसमें हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करेंगे, साथ में ही इसमें हम एक और प्रकार की गरीबी की बात करेंगे। उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है?
समझते हैं। तो कंसिडर फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी। नाउ अनिल अंबानी इज अ रिच मैन, उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है बट ही इज अ रिच मैन, उनकी पर्सनल वेल्थ तो है। नाउ कंपेयर्ड टू मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी इज रिलेटिवली पुअर। हाँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई इन दोनों में से कोई भी पुअर नहीं है, दोनों की बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में तो एक पुअर है। तो जब आप गरीबी को किसी रिलेटिव ग्रुप के साथ कंपेयर करें, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन को दूसरे सेट ऑफ पॉपुलेशन से कंपेयर करें, तब ये कंसेप्ट पिक्चर में आता है रिलेटिव पॉवर्टी का। आपको जानकर अचंभा होगा कि भारत में गरीबी के जो मेजरमेंट्स रहे हैं वो आज़ादी के बाद ही शुरू नहीं हुए हैं। आज़ादी के पहले भी कुछ लोग जैसे दादा भाई नरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपने प्लान बॉम्बे प्लान में गरीबी के मानक दिए हैं। आज तक इस बात पर लड़ाई है कि गरीबी का एक उचित मेजरमेंट क्या होना चाहिए। देयर आर प्री इंडिपेंडेंस मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, देयर आर पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजरमेंट, देयर आर measurement of poverty done on single dimension of expenditure, there is measurement of poverty on income, there is measurement of poverty on multiple dimensions। कुल मिला के गरीबी बहुत पेचीदा है, गरीबी ही वाकई सबसे बड़ा अभिशाप है। एक एक करके इस अभिशाप को समझेंगे, इसके आर्थिक पहलुओं पर गौर फरमाएंगे। we will have a great fruitful discussion on the various aspects of poverty and its dimensions. Moving ahead, there are three fundamental approaches to studying poverty, as you can see on your screens just behind me. One approach is of having a multi-dimensional poverty, जिसको सबसे आखिरी में लूँगा, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। एक अप्रोच है रिलेटिव पॉवर्टी का, मुकेश भाई और अनिल भाई जो मैंने उदाहरण दिया अभी आपको, और एक है जो बरसों से चला आ रहा है, अब जिसकी मान्यता कम होने लगी है, वो है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, कि जब व्यक्ति अपनी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी ना कर पाए। तो असल में हुआ ऐसा है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है ना, वैसे वैसे गरीबी की परिभाषा भी बेहतर होती चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त ऐसा रहा होगा जब हम हिरण के पीछे दौड़ते थे, तब शायद जिंदा रह जाना ही अमीरी था, जो जिंदा बच गया वो अमीर। फिर थोड़ा सभ्यता आगे बढ़ी और हमने बोला कि नहीं यार, जिसको गुफा मिल गई रहने को वो अमीर। फिर थोड़ी सभ्यता आगे बढ़ी और हमने बोला नहीं यार, जिसको जमीन मिल गई कि बैठे बैठे गेहूं खा रहा है वो अमीर। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने बोला नहीं यार, जिसको रोटी के साथ कपड़ा और मकान भी मिल गया वो अमीर। फिर सभ्यता और आगे बढ़ी तो हमने बोला कि नहीं यार, रोटी कपड़ा मकान, एक अच्छी नौकरी, कुछ एसेट्स, बैंक बैलेंस, मोबाइल फोन, सैनिटेशन, क्लीन कुकिंग फ्यूल एक्सेट्रा, जिसको ये मिल जाए वो अमीर। जब ये सब मिल गया तो फिर हमने बोला नहीं यार, मुझसे कंपैरिजन में कौन कितना कमाता है ये भी एक पैमाना होगा अमीरी और गरीबी का, कि मुकेश भाई के कंपैरिजन में तो मैं गरीब हूं, लेकिन हाँ, हमारे शायद सिक्योरिटी गार्ड के कंपैरिजन में मैं अमीर हूं। मतलब कि आदमी की चाहत की इंतहा ही नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए एक कफन के बाद। तो कुछ इस प्रकार जैसे जैसे सभ्यता का विकसित होना हुआ है, वैसे वैसे गरीबी की परिभाषा भी व्यापक होती चली गई है। वही इस पिरामिड में आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे स्क्रीन्स पर। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी बात, और हम शुरुआत करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी से। जो आपने भी यहाँ देखा, सबसे निचले पायदान पर जो
गरीबी मैंने मेंशन कर रखी है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। तो हम सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर ही बात करना शुरू करेंगे कि ये होता क्या है। नाउ इन केस ऑफ, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या। जब एक एब्सोल्यूट आंकड़े पर आपकी गरीबी को नापा तोला जाए, उसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। उदाहरण के तौर पर अगर सरकार ऐसा आदेश निकाल दे कि जो भी 40 रुपए पर डे से कम कमाते हैं, तो एक एब्सोल्यूट नंबर दे दिया ना, वो गरीब। या फिर सरकार ऐसा आदेश निकाल दे जो भी 33 रुपए पर डे से कम का खर्चा करते हैं, वो गरीब। तो एक एब्सोल्यूट नंबर दे दिया, कोई रिलेटिविटी नहीं, कोई मल्टीपल डायमेंशंस नहीं कि भाई घर है कि नहीं, आईफोन है कि नहीं, पिज्जा मिल रहा है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं। 33 रुपए से कम का खर्चा तुम गरीब, 33 रुपए से ज्यादा का खर्चा बाहर, गरीबी रेखा के। तो जब एक एब्सोल्यूट डायमेंशन हो, वो आमदनी का भी हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी फॉर एक्सपेंडिचर, बट द रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट डायमेंशन। इफ देयर इज अ एब्सोल्यूट डायमेंशन, देन we say that that measurement of poverty is known as absolute poverty. Generally this dimension of income or expenditure ये आता कहाँ से कि 33 रुपए ऐसे कैसे बोल दिया, ये 33 रुपए से कम खर्चा करने वाला गरीब, तो कैसे बोल दिया, तो बोल ऐसे दिया कि इसको मैप करा जाता है कुछ वस्तुओं से, जैसे कि भाई एक रोटी, कुछ ग्राम सब्जी, कुछ ग्राम प्रोटीन, कुछ फैट, घर का किराया, एजुकेशन एक्सेट्रा। इन सब को जुटाने में व्यक्ति को दैनिक डेली खर्चा कितना आता है, तो उस पर आंकड़ा आया होगा 33 रुपए कि रोज का 30 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम फैट, 2000 कैलोरीज एनर्जी, ये जुटाने में व्यक्ति को खर्चा आ रहा है 33 रुपए। तो जो 33 रुपए से कम का खर्चा कर रहा है, इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कंज्यूम इवन दिस बेयर मिनिमम ऑफ क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर हैविंग अ हेल्दी लाइफ। इफ दिस इज सो, देन दैट पर्सन would be termed as poor on absolute terms. I hope you got this concept. Now thing is that कि if that person is not able to consume even that much on absolute terms, we need to do something about it. We need to provide him with assistance, but then to provide him with assistance, we need to categorize him or her in below poverty line. It means that that person consumes even less than what is mandated for a healthy living, and that person would be termed as living below poverty line. Fine. वही यहाँ पर आप आपकी स्क्रीन्स पर पढ़ सकते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी से क्या परिभाषा से मैं क्या तात्पर्य रखता हूँ। तो giving you about a minute or so, please read absolute poverty and then I'll move ahead. चलिए, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। रिलेटिव पॉवर्टी पर भी बात कर लेते हैं।
आप अगर एब्सोल्यूट को रिलेटिव से कंपेयर करें ना, तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम आगे आएंगे एक एक पर। अगर आप एब्सोल्यूट को रिलेटिव से कंपेयर करें ना, तो ऐसा होता है कि रिलेटिव पॉवर्टी के केस में सभी अगर गरीब हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी होगी ही नहीं, सभी बराबर के गरीब हैं तो भी रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी अमीर हैं, सब बेसिक मिनिमम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए से बचने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है सबके पास हो, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई गरीब ही ना हो, लेकिन फिर भी रिलेटिव टर्म्स में कोई गरीब हो सकता है। जैसे अंबानी फैमिली, तो अंबानी फैमिली में कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में गरीब ही नहीं है, लेकिन रिलेटिवली कंपेयर टू मिस्टर मुकेश, मिस्टर अनिल वुड बी रिलेटिवली कंसिडर्ड पुअर। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। तो रिलेटिव पॉवर्टी को इस प्रकार हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रिलेशन में देख सकते हैं। किसी देश में बिल्कुल संभावना है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो ही ना, लेकिन फिर भी वहाँ रिलेटिव पॉवर्टी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो हो पर रिलेटिव पॉवर्टी हो ही ना। क्यों? क्योंकि सभी बराबर के गरीब हैं वहाँ पर, तो कोई रिलेटिवली गरीब है ही नहीं, सभी बराबर के गरीब। गिविंग यू 1 मिनट, मैं स्क्रीन से साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से रिलेटिव पॉवर्टी पढ़िएगा। 1 मिनट है आपके पास, पढ़ लीजिए। आई विल बी बैक ऑन द स्क्रीन आफ्टर 1 or 2 minutes. Till then, please read that. अब देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको बोला था, those experiencing relative poverty are not necessarily deprived of all basic needs, but experience a standard of living below what is considered normal in their society. आगे आ गए। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम थोड़ा एलॉबरेट कर रहे हैं, आपको शांति से सुनना रहेगा। मैं वापस स्क्रीन्स पर आ जाऊंगा, थोड़ी देर मुझे सुनिए, फिर आपको मैं वक्त दूंगा कि आप आराम से उसे पढ़ सकें। ठीक। नाउ थिंग इज दैट कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को भारत के कंटेक्स्ट में। तो बात ऐसी है कि भारत सरकार का कहना है कि सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर निकालनी है तो भाई ये पता करो ये पता ये करो कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए मूलभूत तौर पर किन वस्तुओं की और सेवाओं की आवश्यकता है। तो ये काम दिया कुछ कमिटीज़ को, जैसे प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप को दिया 1961 में, 1971 में दांडेकर एंड रथ कमेटी को दिया, 1979 में योगेंद्र कुमार अलग कमेटी को दिया। अलग कोई अलग कमेटी नहीं है, अलग उनका सरनेम है, वाई के अलग, कि बताओ कैसे गरीबी निकालें। इन सब ने एक ही तरीका अपनाया। इन सब ने बोला कि आप एक काम करो सर, कि सबसे पहले तो आप गरीबी का बास्केट बना लो। बास्केट बना दो मतलब क्या? आप इसमें वो वस्तुएं डाल दो जो अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे आप 30 ग्राम प्रोटीन डाल दो, 40 ग्राम फैट डाल दो, आप कैलोरीज डाल दो। अब अगर ये किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदने का काम हो रहा है रोज के बेसिस पर,
कि 30 ग्राम फैट, 40 ग्राम प्रोटीन, 2000 कैलोरीज, मतलब वो व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है, वो गरीब नहीं कहलाएगा। फाइन, दो कंसेप्ट आ गए, एक पॉवर्टी का बास्केट हो गया और उस बास्केट के अंदर वस्तुएं हो गई। अब दूसरा प्रश्न कि तो क्या हम लोगों से ऐसा जा जाकर पूछेंगे कि भाई 40 ग्राम प्रोटीन खाए हो रोज, कि 30 ग्राम फैट खाए हो रोज, 2000 कैलोरीज खाए हो रोज? वो हमें ही खिला देगा। तो बेटर यह है कि ये जो गरीबी का बास्केट बनाया है, इसे आप कन्वर्ट करिए मौद्रिक कीमत में। आप इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू निकाल लीजिए कि 30 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम फैट को कितने रुपए में खरीदा जा सकता है बाजार में। तो 30 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम फैट और 2000 कैलोरीज को लगभग मैं फिलहाल के लिए आज का आंकड़ा लेता हूं कि 33 रुपए में रोज खरीदा जा सकता है। अगर इसे 33 रुपए में रोज खरीदा जा सकता है तो मैं कहूंगा कि यार जो उस पॉवर्टी का बास्केट बनाया था उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो लगभग 33 रुपए आई है। अब जो व्यक्ति 33 रुपए से कम का खर्चा करता है, आमदनी का सवाल ही नहीं, सवाल है खर्चे का। जो व्यक्ति 33 रुपए से कम का खर्चा करता है, दैट वुड बी टर्म्ड एज पुअर, क्योंकि अब तो वो उस बास्केट को खरीद ही नहीं सकता ना। यही भारत में मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है कि जो गरीबी का कैलकुलेशन होता है वो आमदनी के आधार पर ना होकर वो खर्चों के आधार पर होता है। जो व्यक्ति एक तय अमाउंट से कम का खर्चा करता है उसको हम गरीब करार देंगे। इसी को हम कहते हैं कि इंडिया यूजेस कंजम्पशन फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशंस। आप बोलेंगे कि ऐसा घुमा के कान क्यों पकड़ा कि कौन कितने रुपए से कम का खर्चा करता है। बेहतर होता कि आप इस कान को सीधा सीधा पकड़ लेते और आप बोलते कि कौन सा व्यक्ति कितनी कमाई करता है। अगर आप ये बता देते कि कौन सा व्यक्ति कितनी कमाई करता है तो ज़्यादा आसान होता। लेकिन हमने कंजम्पशन के आधार पर क्यों गरीबी को नापा तोला है? तो उसका कारण ये है कि भारत में लोगों की आमदनी के जरिए बहुत सीमित है। न सिर्फ सीमित है, आमदनी मतलब आमदनी तो कम कमाते हैं फॉर श्योर, ये मतलब है मेरा कि सीमित है। लेकिन ये सीमित आमदनी भी वो कई जरियों से कमाते हैं। हो सकता है कि सुबह वो पढ़ाता हो, शाम को वो शाम को कोई और दूसरा व्यवसाय करता हो सकता है कि वीकेंड्स पे वो कोई तीसरा व्यवसाय करता हो। जैसे एक किसान हो सकता है कि अपने जुलाई और अगस्त के बोनी वाले समय में वो बोनी कर लेता हो, सितंबर अक्टूबर में वो दिहाड़ी मजदूरी कर लेता हो, नवंबर दिसंबर में वो कहीं पर नौकरी कर लेता हो। तो उसकी आमदनी के ज़रिए कई हैं। कई आमदनी के ज़रिए होने के कारण आप उसकी आमदनी का एग्जैक्ट सोर्स और अमाउंट पता करने में बहुत मुश्किलें पाएंगे। तीसरी बात कि उसकी जो आमदनी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों की आमदनी पुख्ता तौर पर पता करना बहुत मुश्किल होता है। चौथी बात, आप अगर उनसे पूछेंगे जाकर कि कितना कमा लेते हो तो इस बात का कोई सच्चा जवाब आपको नहीं देता है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि गरीबी निकालने के लिए, गरीबी का आंकड़ा पता करने के लिए बजाय आप लोगों से ये पूछे कि कौन कमा लेते हो, कितना कमा लेते हो, ना, इससे बेहतर आप पूछे कि कितना खर्च कर लेते हो। इसका जवाब आपको फिर भी सच मिलने की उम्मीद है, बजाय इस बात के कि कितना कमा लेते हो। ये सब हमारे एकेडमिशियंस और हमारे पॉलिसी मेकर समझते हैं। इसीलिए तो उन्होंने जो गरीबी का मेजरमेंट बनाया वो
गरीबी निकालने का जो तरीका बनाया वो आमदनी के आधार पर ना बनाकर खर्चों के आधार पर बनाया। उम्मीद है आपको ये पहला डिस्कशन समझ आया होगा कि भारत में क्यों क्यों गरीबी का कैलकुलेशन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कैलकुलेशन इज डन on the basis of consumption and not on income. I have given all the reasons in easy to understand language in the slides being displayed just behind me. I'll just move aside the screens for 2 minutes or so that you can have a note of this. And by saying that you can have a note of this, I really mean that you just don't gloss over. The best way to study on YouTube is to note down whatever you are reading. If you just keep an earphone and keep commenting useless things, it won't be of any benefit to you as a student. It can be of benefit for the channel, but it won't be of benefit to you students if you don't note down whatever is being taught here in a copy and revise it on weekend. So that's why I am in between giving small halts so that you can note down. So moving aside the screen and asking you to please note down this thing, that why India calculates its poverty not on the basis of income but on the basis of consumption. Giving you 2 minutes for that. नोट कर लीजिएगा कॉपी में, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा जैसा हम चाह रहे हैं, और 30 सेकंड है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले मुद्दे पर आते हैं। की टर्मिनोलॉजीज
इन पावर्टी मेजरमेंट। मैं आपको सभी चीज़ें समझा चुका हूँ, मैं स्क्रीन से साइड में रहूँगा, एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे जो हमने अभी समझा है और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पावर्टी लाइन बास्केट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें गरीबी का एक बास्केट बना लेना है, ऐसा बास्केट जिसमें वो वस्तुएं डाल देनी हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। दैट इज आवर पावर्टी लाइन बास्केट। वही यहाँ पर भी हमने लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डीम्ड नेसेसरी टू सेटिस्फाई basic human needs. The composition of this basket varies by country and changes over time as societal standards evolve. आपको याद होगा मैंने शुरुआत ही इस बात से करी थी कि एक वक्त था जब सिर्फ जिंदा रहना अमीरी था, फिर वक्त आया कि भाई जिंदा रहने के साथ एक गुफा भी मिल जाए तो वो अमीरी था। तो वैसे ही जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे वैसे गरीबी की परिभाषा और बास्केट भी व्यापक होता चला गया। वही लिखा है यहाँ, इट टिपिकली इंक्लूड्स फूड आइटम्स, बेसिक क्लॉथिंग, ये हमने बात कर ली है, मिनिमम शेल्टर रिक्वायरमेंट्स एंड फंडामेंटल हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विसेज। अब दूसरा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी वही यहाँ पर स्लाइड पर बस हमने डिस्प्ले कर दिया है कि एक बार आपने बास्केट बना लिया, अब क्या करो कि इस बास्केट की मौद्रिक कीमत निकाल लो कि भाई ये जो वस्तुएं डाली हैं ये कितने रुपए में एक व्यक्ति को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके बास्केट में हो सकता है 30 ग्राम प्रोटीन हो, 40 ग्राम फैट हो और 10 ग्राम कैलोरी और 2000 कैलोरीज हो। ये अगर खरीदने के लिए 33 रुपए का खर्चा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इस देश का पावर्टी बास्केट 33 रुपए में आ जा रहा है, मतलब इस देश की पावर्टी लाइन 33 रुपए है। सो जस्ट रीड इट वर्ड बाय वर्ड एंड नोट डाउन इन योर डायरी ऑफ टर्मिनोलॉजीज एज इट इज। आप आपकी टर्मिनोलॉजी में इसे ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन आंसर का बनाने में बहुत सहायक होगा। The minimum expenditure required to purchase the poverty line basket constitutes the poverty line. This threshold serves as critical demarcation between those classified as poor and non-poor in official statistics and policy frameworks. Poverty ratio. अब ये क्या होता है? ये एक नई बात आई है तो इसे हम पहले समझेंगे, फिर आप आराम से इसे नोट करिएगा। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि इस पद्धति से अगर हमने कैलकुलेशन करा और हमें पता चला कि देश में 100 लोग हैं और 100 में से 21 लोग ऐसे हैं जो इस बास्केट को खरीदने जितना भी खर्चा दिन में नहीं करते हैं, तो हम बोलेंगे यार 100 में से 21 लोग ऐसे हैं जो इस बास्केट को खरीदने का खर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये तो उन वस्तुओं को भी नहीं खरीद पा रहे जो अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो हम बोलेंगे 21 इज द हेड काउंट ऑफ पावर्टी। कितने लोग गरीब हैं? 21। या इस देश की पॉपुलेशन 200 है और ऐसे 42 लोग हैं जो हमें मिले हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जितने खर्चों की आवश्यकता है वो भी नहीं कर पा रहे, तो हम बोलेंगे कि हेड काउंट कितना है, कितने लोग 1 2 3 4 5 10 20 40 41 42, तो 42 लोग हैं तो हम बोलेंगे हेड काउंट पावर्टी का कितना है 42। लेकिन इसको अगर परसेंटेज टर्म्स में बोलना पड़े तो हम रेशो के टर्म्स में बात करेंगे फिर कि 200 लोग हैं, 42 लोग इतना कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इस देश का पावर्टी रेशो 21% है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ पावर्टी रेशो। पावर्टी रेशो इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। हेड काउंट इज द टोटल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन अ कंट्री। एक और कंसेप्ट देखते हैं, फिर आप आराम से इसे नोट करिएगा, हम हट जाएंगे। रेफरेंस पीरियड, अब ये क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, सुनिएगा।
अ, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को 33 रुपये रोज का खर्चा करना की आवश्यकता है अगर वो मूलभूत सुविधाओं का सेवन करना चाहता है। तो बात ऐसी है कि आप उससे जाकर उसके कंजम्पशन के बारे में जब पूछेंगे कि भैया चावल खाए हो 100 ग्राम, 50 ग्राम सब्जी खाते हो रोज, आधा लीटर दूध पीते हैं आप रोज, तो वो बोलेगा हाँ सर आधा लीटर दूध तो पीते हैं लेकिन महीने में एक बार पीते हैं। चावल तो खाते हैं पर 15 दिन में एक बार खाते हैं। मतलब क्या कि आप उससे रेफरेंस पीरियड भी पूछिएगा तभी उसका जवाब तर्कसंगत होगा। अगर आप उससे सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि चावल खाते हो तो बोलेगा हाँ खाया था पिछले साल, वो तर्कहीन हो जाएगा। अगर आपको गरीबी का पता करना ही है तो आप उससे पूछेंगे कि पिछले महीने 30 दिन में से 16 दिन चावल खाया है। अगर वो बोलेगा हाँ तो हम उसके कंजम्पशन में कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। ये जो रेफरेंस पीरियड आप लेते हैं कंजम्पशन के कैलकुलेशन का, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जो कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए हमने लंबे वक्त तक इस्तेमाल करा था। लंबे वक्त तक भारत में पॉवर्टी कैलकुलेशन यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड ऑफ 30 डेज के आधार पर हुआ है। ये बात अलग है कि 2005 में सुरेश तेंदुलकर साहब के आने के बाद जो रेफरेंस पीरियड है वो यूनिफॉर्म से मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, और इस पर रंगराजन कमेटी के 2014 की रिपोर्ट के बाद रेफरेंस पीरियड को मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड में तब्दील करने की बात हुई थी। हाँ, चूंकि मुख्यतः गरीबी के कैलकुलेशन तेंदुलकर कमेटी के आधार पर रहे हैं, इसीलिए जो रेफरेंस पीरियड आमतौर पर प्रचलित रहा है वो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड रहा है। लेकिन तेंदुलकर कमेटी के पहले अलग कमेटी हो या लकड़ावाला कमेटी हो, जो रेफरेंस पीरियड रहा है वो लार्जली यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड रहा है। ये दो टर्म्स आपने जो भी नोट करी, पॉवर्टी लाइन बास्केट और पॉवर्टी लाइन, इसके साथ ही दो और टर्म आपको तसल्ली से बिना तकल्लुफ करे अपनी कलम और कागज़ के माध्यम से अपने नोट्स में उतार देनी है। पॉवर्टी रेशो और रेफरेंस पीरियड। मैं स्क्रीन से साइड में हूँ, आप आराम से इसे 2 मिनट दिए जा रहे हैं, नोट करिएगा। ये चारों की टर्म्स हैं जो आगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कई बार आने वाली हैं। इन्हें नोट करिए और आत्मसात करिए, और आत्मसात करने के बाद याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आंसर लिखना होता है तब आत्मसात की हुई चीज़ जितना महत्व रखती है, एग्ज़ाम में लिखते वक्त याद की हुई चीज़ भी उतना ही महत्व रखती है। सो ऑल्सो लर्न इट बाय हार्ट,
because if you waste your time while writing answers on recalling the thing, that would be a big tragedy of life, that you understood the concept so well but you missed out on writing good answers in a limited time just because you were trying to recall and wasted your time in the process of recalling that fact. That would be a tragedy. If you are understanding the concept, just be practical enough in this harsh world to also memorize the thing. That is the right way to be worldly as well as to be principled in this world. I hope you got this concept of PLBs, PL, PR and RF. This chart again is explaining the same thing which I had explained. You can also utilize this chart while writing answer of poverty. That's why it has been so beautifully drawn, so that you can get ideas how to write a good answer and how to improve your presentation on poverty. The first part on the top left, as you can see, I'll just highlight that thing here and I'll again move aside so that you can easily note it down. I'm talking about this part. Identify the basic needs. Once you identify it, then move towards this in this manner. Note it down also. Now identify the basic needs and determine essential goods and services which are required for bare minimum survival. Then calculate the minimum cost. That is, by calculate the minimum cost, I mean calculate the monetary value of the poverty basket. Quantify expenditure needed to purchase essential basket. The value of that expenditure becomes your poverty threshold. That is what is mentioned in the third sector of this circle. Establish threshold, that is, set the poverty line as minimum required expenditure. Further, move ahead and determine what is the number of population that is not able to consume even this much amount. That becomes our population head count regarding poverty. Please note this chart with a tag. Also give a tag to be used in answer writing while describing absolute poverty methodologies. This is a highly probable question. Again, the same concept which I had talked about. Once you have the head count ratio, you can calculate the poverty ratio. That becomes too easy to calculate because that is nothing but head count divided by poverty. Head count divided by total population. That becomes your poverty ratio. Reference period. It is the duration during which NSSO workers conduct surveys asking households about their consumption patterns and expenditure to determine poverty status. Then the surveyor will go on the ground and collect the data based on the methodology suggested. So this is a job to be done on ground. This is generally done by NSO. The old name of NSO was National Statistical Office, National Sample Survey Organization. The new name is National Statistical Office. And once you have collected the data, you will analyze and report it. Publish it. Analyze and report it. Moving ahead. Now, this poverty calculation is not a single day activity. This has been going on for a long time. What is that long time? It has been calculated even prior to independence. Like it was done famously by our freedom fighter, the great old man of India, Dadabhai, the great freedom fighter, not old man of India,
great freedom fighter, who provided an economic analysis of the burdens of British Empire on India and wrote a wonderful book, The Poverty and Un-British Rule in India. In that he calculated poverty line. What is that? I'll be discussing ahead. Another calculation of poverty was done by National Planning Committee in 1938 under the chairmanship of Jawaharlal Nehru, when the president of Congress was Subhash Chandra Bose. So naturally, two great socialistic leaders and their ideology, they calculated a poverty line. Further, in 1944, it was the industrialists of Bombay who calculated this poverty line further. And it was anticipated that since they are industrialists, they would keep the poverty line too low, artificially low. But in fact, to everybody's surprise, they gave a very high poverty line of ₹75. The thing is that, which Bipin Chandra in his book in a great manner analyzes, that people often miss the fact that these were industrialists like Jamnalal Bajaj, like Mr. Bidla, Ghanshyam Das Bidla. But people miss out on the fact that though they were industrialists, they were also nationalists. So how could they have given some absurd artificially low poverty line? And then after independence, a more systematic work of calculating poverty was carried out. So this is it about pre-independence. Now after independence, what happened? Various committees came in. For example, in 1961, Planning Commission constituted a committee to calculate poverty. In 1971, you had Dandekar and Rath Committee for poverty calculation. In 1979, you had Yogendra Kumar Alak Committee for calculation of poverty line. In 1993, you had Lakhdawala Committee. In 2005, you have Suresh Tendulkar Committee, and in 2012, we had Rangarajan Committee. So such a wide array of poverty measuring committees have been formed time to time for calculating absolute poverty, though almost all committees had some great inputs different from each other. What were the recommendations of these committees? What were the salient features? How the committees differed with each other? What happened after these committees? Why absolute poverty calculations are so much neglected and a modern way of calculating poverty is taking ground, like multidimensional poverty? Why India does not calculate relative poverty officially for its various policy implementations? Though we have a measure of relative poverty, but that poverty measurement is only limited to consumption expenditure, and Gini coefficient is released by Ministry of Statistics and Program Implementation, but that is not used much as a matter of policy. All these questions and many more would be answered in upcoming lecture of poverty, where one by one we will discuss the various poverty lines. Just have a look of slides which we would be discussing come in near future in our next lecture. Like we would be talking about Dadabhai, we would be talking about Bombay Plan, we would be talking about the scientific measurements of poverty, Dandekar Committee, Yogendra Kumar Alak Committee, Rath Committee, Lakhdawala. We would be talking about what Lakhdawala did on state specific calculation of poverty. We would be talking about this great man Suresh Tendulkar, what he said and how he turned around poverty calculations in India. In future, we would be talking about what were the recommendations of Tendulkar Committee. We would be talking about what are the data which Tendulkar Committee has given. आगे बात करेंगे हम रंगराजन कमेटी पर कि क्या हल्ला मच गया पार्लियामेंट में कि तेंदुलकर कमेटी के बाद जल्द ही रंगराजन कमेटी भी बनानी पड़ गई. इस पे बात करेंगे. फिर बात करेंगे हम आगे कि रंगराजन कमेटी ने क्या बदलाव सजेस्ट करे थे, आप आपकी स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे. उनके क्या आंकड़े आए थे गरीबी के,
वर्ल्ड बैंक के लिए गरीबी की परिभाषा क्या है कि कितना कमाएं तो गरीब, कितना ज़्यादा कमा लें तो गरीब नहीं। इसके बाद हम रिलेटिव पॉवर्टी पर बात करेंगे। यहाँ पर आप मेरे दोनों सर के आजू बाजू अमीर और गरीब व्यक्ति देख पा रहे हो। मेरे सर के आजू बाजू दोनों तरफ अमीर और गरीब व्यक्ति देख पा रहे होंगे, लेकिन एक रिलेटिवली अमीर है, एक रिलेटिवली गरीब है। क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी, इस पे बात करेंगे। लॉरेंस कर्व पे बात करेंगे, जिनी कोएफिशिएंट पे बात करेंगे जो मेरे सर के पीछे आपको दिख रहा होगा, और आगे जाएंगे उसके एक फॉर्मूले पर भी बात करेंगे। a/a+b बहुत फेमस जिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। भारत में लेटेस्ट डेटा क्या है जिनी कोएफिशिएंट का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर बात करेंगे, जो नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी है। उस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या आंकड़े आए हैं, लोग किस किस पैमाने पर अभावग्रस्त महसूस करते हैं। जैसे एक आंकड़ा आपको चौंका देगा कि लोग सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त अपने आप को लैक ऑफ कुकिंग फ्यूल वाले पैरामीटर पर महसूस करते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा? बिहार। ऐसे और मुद्दों पर, अनंत मुद्दों पर हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे गरीबी पर। उम्मीद है कि हम गरीबी को इस तरीके से समझ लेंगे कि एक वक्त पर गरीबी म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ हो जाएगी भारत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।